जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है योगाचार्य प्रसून वैद्य जी का। तो प्रसून वैद्य जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सबको भी नमस्कार जी। प्रसून वैद्य जी, आजकल योग को लेकर के काफी लोगों में जागरूकता आ रही है, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये योग क्या होता है और कसरत और योग में क्या फर्क होता है? जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है योग के संदर्भ में। योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए बनाई गई है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। लेकिन यहाँ जोड़ना किसी सामान्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो रहा। इसमें व्यक्ति को समष्टि से जोड़ने और उसका समन्वय करने की विधियां बताई जाती हैं। योग शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति के मन का उसकी इंद्रियों के साथ तालमेल, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, सबके साथ व्यक्ति के मन का तालमेल, और मन का उसके अचेतन मन के साथ तालमेल, अंतःकरण के साथ। और इस प्रकार से व्यक्ति का शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त जैसे कई लेयर्स बताए जाते हैं योग शास्त्र में, जिन्हें मिलाकर के एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। इस पूरे व्यक्तित्व का, अर्थात व्यक्ति का समष्टि के साथ, समाज के साथ समन्वय, तालमेल, अच्छा संबंध बनाने की कला को योग कहते हैं। योग की छोटी छोटी व्याख्याएं अनेक हैं, योगा कर्मसु कौशलम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः इत्यादि। लेकिन आज शायद हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम विस्तार से चर्चा कर सकें। संक्षेप में व्यक्ति को समाज से जोड़ने वाली कला को योग कहते हैं। जी। और बहुत सारे लोग इस बात में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि कसरत अलग चीज होता है या फिर योग को ही कसरत कहा जाता है। जी, योग और कसरत भिन्न चीजें हैं। देखने में कुछ बिंदुओं पे दोनों एक समान लग सकते हैं। योग है वह सूक्ष्म कला जो व्यक्ति को धीरे लेकिन उसके स्वास्थ्य की रक्षा को लक्ष्य करके, मुख्य रूप से स्वास्थ्य रक्षा को लक्ष्य करके स्वस्थ रहने की कला को बताता है। शरीर और मन दोनों इसमें जुड़े हुए रहते हैं। जी, पूरे व्यक्तित्व को स्वस्थ रखने की कला। और कसरत के अंतर्गत मसल्स बढ़ाने पे ज्यादा जोर दिया जाता है, व्यक्ति के स्टेमिना को बढ़ाने पे अधिक जोर दिया जाता है। किसी एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जिम्नास्टिक हो सकता है, वो एथलेटिक्स हो सकता है, कोई और खेल के लिए टारगेट करके कसरत किया जा सकता है। लेकिन योग में सबसे पहला टारगेट व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि सबको ठीक रखने के लिए योग किया जाता है। वो बहुत धीरे धीरे किया जाता है। योग में जो आसन होते हैं वो भी सुखपूर्वक, आसन की परिभाषा ही है स्थिर सुखम आसनम, जो सुखपूर्वक किया जा सके और उससे व्यक्ति के डेड सेल्स की संख्या शरीर में बढ़े नहीं। और अगर बढ़े तो योग के आसनों के बाद शवासन जैसे कुछ आसन कराए जाते हैं कि उसे मेकअप भी कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए। तो योग जो है और कसरत जो है वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जी जी। तो योग है वो कितने प्रकार के होते हैं? क्या सभी आयु वर्ग के लोग एक ही तरह के योग कर सकते हैं या फिर अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग योग होते हैं? हाँ जी, योग की अनेक शाखाएं हैं। शरीर के लिए साधारण योग है और घट योग कहते हैं, जिसे हठ योग के नाम से आजकल जाना जाता है। उसका शुद्ध नाम था घटस्थ योग, यानी शरीर को एक घड़ा मान करके और उसकी सुरक्षा करना है अपने आप को। और साथ साथ मानसिक योग के अंतर्गत भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, नाद योग जैसे अनेक योग हैं। लेकिन योग का जो प्रचलित स्वरूप है, जो दिखाई देता है करने वालों को, सामने वाले को भी दिखाई दे सके, तो उसका आसन प्राणायाम आदि का प्रचलित स्वरूप है। और बाकी के योग तो हर व्यक्ति के लिए लगभग बराबर है। किसी का मन उसमें ज्यादा लगे, किसी का कम लगे। छोटा बच्चा भी भक्ति योग में, ज्ञान योग में, नाद योग में पारंगत हो सकता है, उसकी रुचि जग जाए तो। लेकिन जो शारीरिक योग है, खासतौर से आसन और प्राणायाम की प्रक्रिया है, उसमें भी आसन जिसमें शरीरों को चलाना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा आयु वर्ग का ध्यान रखा जाता है। कुछ कठिन आसन समूह वो सबके लिए नहीं है। ऐसे लोग जो बचपन से ही योग कर रहे हो तो वृद्धावस्था तक भी उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर उन्होंने छोड़ा नहीं हो बीच में तो। लेकिन अगर नई उम्र में शुरू करें लोग, छोटी उम्र के लोग शुरू करें और बीच में छोड़ दें तो वृद्धावस्था तक उसे फिर दोहरा नहीं सकते। बीच में गैप कर दे बहुत ज्यादा तो वृद्धावस्था में उसी योग को रिपीट नहीं करना है। उनके लिए आसान सा आसन समूह है। तो इसमें एक अनुशासन होना, डिसिप्लिन
होना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी को शुरू कर रहे हैं कि कोई योग तो हमेशा उसको करते रहें, कंटिन्यू करें। और अगर आप अधिक उम्र में शुरू करते हैं तो आसान सा योग किसी जानकार व्यक्ति से जो योग का निष्णात हो उससे सीख करके करें। जी, तो जो आजकल जो बाजार में बहुत सारे सीडी है या फिर डीवीडी में भी दिखाया जाता है सीखने के लिए या सिखाने के लिए, तो वो सब क्या सही तरीका उसमें बताते हैं आम व्यक्ति के लिए? अगर किसी मान्यता प्राप्त ट्रस्ट या जानकार संस्थान के द्वारा वो सीडी निर्गत की गई है तो हमने ऐसे देखा नहीं सीडीज को, लेकिन अगर किसी विश्वस्त व्यक्ति या संस्था के द्वारा की गई सीडीज तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, अन्यथा कहीं भी आंख मूंद के ले लेना कभी कभी घातक हो सकता है। बिल्कुल। प्रसून जी, क्या इसके कोई विशेष समय है कि इस समय में करने से ज्यादा लाभ पहुंचता है हमारे शरीर को? जी, अगर व्यक्ति के खान पान का समय नियमित है, थोड़ा सा व्यक्ति योग की और आयुर्वेद की मानसिकता से पहले से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुबह का प्रातः काल का समय ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन नए लोग जो काफी व्यस्त दिनचर्या में चलते हैं और सुबह 9 से 10 बजे उठना, कुछ ऐसे भी लोग हैं जी, ऐसे है कि लोग अक्सर बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा दिनचर्या, बहुत ज्यादा भाग दौड़। फास्ट लाइफ में अगर आप देर से सोकर के उठते हैं और सवेरे शांत मन स्थिति नहीं हो, उस स्थिति में शाम में कोई भी ऐसा समय जब भोजन के बाद लगभग 2.5 घंटे का गैप मिल जाए कठिन योगों के लिए, और बिल्कुल आसान सा योग समूह अगर करें, अभी एक योग समूह कभी हम लोग अगर दिखाएंगे उस तरह का सरल योग, तो उसके लिए 1.5 घंटे का आवाशय में कम से कम 1.5 घंटे औसतन भोजन रहता है। अगर गरिष्ठ भोजन कोई मांसाहारी करता हो, तला भुना भोजन करता हो, तो उसके लिए 2.5 से 3 घंटे का समय चाहिए। सुपाच्य भोजन किए हो तो 1.5 घंटे का भोजन का गैप देकर के भोजन के पश्चात 1.5 घंटा शाम के समय किया जाना ज्यादा आरामदायक है, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ के बाद शरीर में लचीलापन स्वतः आ जाता है, और उस स्थिति में शाम का योग वैसे फास्ट लाइफ वालों के लिए ठीक है। जी, तो इसमें अगर जो जिसके पास समय नहीं है तो क्या सप्ताह में ये कितने दिन कर लेने से उन्हें लाभ पहुंच सकता है? सर्वोत्तम तो होता है दैनिक का, दैनिक न कर सके तो अल्टरनेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत मजबूरी हो तो सप्ताह में 2 दिन का समय और दोनों के बीच में एक समान सा समय, जैसे 3 से 4 दिन का हम कर सकते हैं कि 3-3 दिन का गैप दे देंगे, 6 दिन 7 दिन का सप्ताह होता है, 3 दिन और 4 दिन का गैप हो जाएगा, तो 2 बार तो करना ही चाहिए जी। और इसके लिए क्या कोई विशेष वस्त्र पहन करके करना चाहिए या फिर जो रोजमर्रा के जो वस्त्र उसी में कर सकते हैं योगा? ऐसा वस्त्र यदि सूती हो तो ज्यादा अच्छा है, और शरीर के अनुकूल आरामदायक थोड़ा ढीला ढाला होना चाहिए, बिल्कुल कसा हुआ वस्त्र न हो, शरीर को हवा सही मिलती रहे, कहीं पे अंग संचालन में वस्त्र बाधक न बने, इसका ध्यान रखें, सूती वस्त्र को प्राथमिकता दें। जी, तो कई बार हम लोग देखते हैं प्रसून जी की लोगों के मन में इच्छा रहती है कि वो बिल्कुल फिट रहे, लेकिन उसके लिए वो समय नहीं निकाल पाते हैं, और ऐसे में कई बार उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि काश वो योगा का जो अभ्यास है वो घर पर ही रह करके कर सके, तो क्या ये संभव हो सकता है कि वो घर पर ही एक आम इंसान जो है घर पे योगाभ्यास कर सके? जब हमारे के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका उत्तर यही है कि घर में रह करके योग करना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, फिर ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो प्रसून जी, हम बात कर रहे थे कि आजकल जो है फिटनेस की चाह आजकल हर किसी में होती है, और आज के भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों के पास इसके लिए टाइम निकालना जैसे कि एक बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि हो जाती है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी अपने लिए समय निकाल पाए, तो ऐसे में कई बार मन में ये भी ख्याल आता है कि काश वो घर पर ही रह करके योगाभ्यास कर पाए, तो क्या एक आम आदमी घर पर रह करके योगाभ्यास कर सकता है? जी विजयश्री, हमने एक छोटा सा आसन समूह सीखा है, हरिद्वार के एक आचार्य हुए हैं पंडित श्री राम शर्मा, वे इसको प्रमोट करते हैं। आप कहें तो मैं उसे दिखा दूं। आम व्यक्ति 5 से 10 मिनट के बीच का समय लेकर के घर में इसे कर सकता है। अगर उसे कोई खास रोग हो, हृदय की समस्या हो, किसी को मृत्यु की समस्या हो, कैंसर के कुछ स्टेज में ये प्रतिबंधित है, उसमें योग गुरु से सलाह कर लेनी चाहिए, अन्यथा बिना झटका दिए धीरे धीरे इन आसनों को किया जा सकता है। विशिष्ट प्रज्ञा योग समूह।
विश्राम, सावधान, प्रज्ञा योग स्थिति। अभी श्वास भरते हुए पहली क्रिया है, एक ये ताड़ासन जैसी स्थिति है, जितना मुड़ सके आसानी से उतना ही मुड़ेंगे। दो, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है, हस्तपादासन जैसी स्थिति। तीन, पुनः सांस भरते हुए वज्रासन। इस आसन को कभी भी किया जा सकता, भोजन के बाद भी इसके कर सकते हैं। योग में कुछ ही ऐसे आसन है जिन्हें भोजन के बाद करना उचित है। इस वज्रासन को भी भोजन के बाद भी किया जा सकता है। चार, हाथ पीछे करते हुए उष्ट्रासन। ये थोड़ा कठिन है, इसे उतना ही करें जितने आसानी से झुक सके, लेकिन बहुत फायदेमंद है पेट के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, पाचन शक्ति के लिए। पांच, योग मुद्रा जैसी स्थिति। छह, सामने उठते हुए सांस भरते हुए ताड़ासन। सात, अर्ध शशांकासन जैसी स्थिति है, सांस छोड़ते हुए ये क्रिया। आठ, सांस भरते हुए आगे की ओर भुजंग आसन। 9, बाएं और दाहिने। 10, एक बार और ये तिर्यक भुजंगासन हुआ, इसमें रीढ़ का व्यायाम हो जाता है। 11, वापसी की ओर सांस छोड़ते हुए। 12, पुनः ताड़ासन, सांस भरते हुए। और अगली क्रिया संतुलन आसन की श्वास के साथ। 13, शरीर का संतुलन। 14 और 15, 16। ये अंतिम समापन क्रिया है, इसमें थोड़ा सा कसरत भी हो जाता है मसल्स के लिए और फेफड़ों का व्यायाम। इसकी विशेषता थोड़ी ये है कि कसरत में चेहरे की मांसपेशियां एक कठोर होती हैं, लेकिन आप देख सकेंगे इसमें बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहते हुए बल लगाने का अभ्यास किया जाता है, किसी स्ट्रिंग को ऊपर से खींच के नीचे लाने की भावना। विश्राम समाप्त। ये पूरा आसन समूह जो पूरे आरोग्य को बनाए रखने के लिए, शरीर के अंग अंग के लिए निर्धारित है। इसमें आंखों का भी व्यायाम शामिल है। पीछे मुड़ने की क्रिया होती है तिर्यक भुजंगासन की, उसमें आंख का भी व्यायाम हो जाता है। जी, तो देखा दर्शकों आपने, तो चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आपको चाय या कॉफी की चुस्की लेने की जरूरत नहीं है। आप योग करके भी खुद को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। और ये साबित भी हो चुका है कि योग करने से न सिर्फ थकान कम होती है, बल्कि शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन का भी संतुलन बना रहता है जिसकी कमी से हमें हमारी जो एनर्जी लेवल है वो खत्म हो जाती है। जी प्रसून जी, क्या कोई जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनमें अक्सर ये मन में भावना रहती है कि उन्हें हमेशा आराम करते रहना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है और क्या इनके लिए कोई विशेष प्रकार की योगा है? यदि गर्भवती स्त्रियों को डॉक्टर्स ने कोई कॉम्प्लिकेशन बताया हो, विशेष प्रकार की समस्या कुछ आ गई हो, तब तो उसके लिए विशेष परिस्थिति का आराम अनिवार्य हो सकता है। आमतौर पे एक सामान्य स्वस्थ गर्भवती के लिए, गर्भकाल की जो सामान्य समस्याएं हैं उससे जूझती हुई गर्भवती के लिए विश्राम अधिक करना हानिकारक हो सकता है, ऐसा योग और आयुर्वेद का मानना है। उनके लिए जो थाइस जो हमारे होते हैं तो उन पर पूरे शरीर का वजन होता है, तो क्या उन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उन्हें कुछ योगा करने की जरूरत, मतलब क्या फायदा पहुंच सकता है इससे? जी, एक दो आसन अभी हम बताना चाहेंगे। ऐसे सगर्भावस्था के लिए, गर्भकाल, उसके पूर्व और उसके पश्चात के लिए अलग से आधे घंटे के समय की आवश्यकता होगी, कभी उसके लिए भी हो सकता है। लेकिन कुछ छोटे आसन हैं जो लगभग निर्विवाद रूप से किए जा सकते हैं। एक तो आसन है जो लेट करके किया जाता है, सिर बाएं और घुटना दाएं, कर्कटासन, कटिमर्दन आसन भी कहते हैं उसे। इसमें लेटे लेटे बिस्तर पे घुटनों को मोड़ करके, दोनों हाथों को बगल में फैला करके, अंगूठे को ऊपर उठा करके सिर बाएं तो घुटना दाएं करते हैं, कुछ इस तरह से। सिर बाएं और घुटना दाएं,
घुटने, पंजे, एड़ियां दोनों पैरों की आपस में मिली रहेंगी, बाएं पैर की दाहिनी से सटी रहेगी। घूमने के बाद भी एड़ी, पंजे और घुटने हटे नहीं। बाएं घूमते हो तो दाहिनी ओर का कंधा जमीन को स्पर्श करता है और दूसरी ओर का गाल जमीन को स्पर्श करे। बहुत धीरे धीरे करते हैं इस व्यायाम को। सांस लेकर के कुछ राउंड करना है, उसके बाद बिना सांस के अंत में खाली सरल सांस के साथ। ऐसा 3 प्रकार से इसे किया जा सकता है। कटिमर्दनासन, इसे 5 चक्र से शुरू करना चाहिए। 1 चक्र का मतलब 1 बाएं और 1 दाहिने, 1 चक्र। ऐसा 5 चक्र से शुरू करना सुरक्षित होता है। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 100 चक्र तक करने का प्रयोग सफल रहा है। 6ठे महीने के बाद इसे कम करना चाहिए, 5 से 10 राउंड तक करना चाहिए। उतना निर्विवाद है, बिस्तर पे लेट के करेंगे, बिना झटका दिए करेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि 9वें महीने में बिना दर्द का प्रसव संभव हो सकता है। इसके साथ साथ प्रतिदिन 5 मिनट से 20 मिनट तक अपनी सुविधा के अनुसार खुली ताजी हवा में धीरे धीरे टहलना भी गर्भावस्था के लिए लाभकारी है। लेकिन 6ठे से 9वें महीने उसमें भी सावधानी रखेंगे, साफ सुथरी जगह हो, समतल पे चलें, कोई एक व्यक्ति अटेंडेंट साथ में हो, बैलेंस बिगड़े नहीं, इसका ख्याल रखें। अगर थोड़ी भी समस्या हो, कोई कंफ्यूजन हो तो निश्चित रूप से किसी योग या आयुर्वेद के गुरु से जानकारी ले लें। कंफ्यूजन हो तो दूर कर लें। ऐसा देखते हैं हम कि जो जवानी की जो फिटनेस होती है उसका असर हमारे बुढ़ापे में हमें बीमारियों से बचाता है, जैसे कि श्वास लेने की जो समस्या होती है, या फिर कई प्रकार के कैंसर होते हैं, या फिर अल्जाइमर्स होते हैं। क्या इसमें भी कुछ फायदा होता है योगा से? जी, योग को अगर जीवन शैली का एक अंग बना लिया जाए तो कठिन बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है जी। लेकिन अगर हल्के में हम कॉर्पोरेट योगा के स्टाइल में करेंगे कि बस जैसे जिम जाते हैं, थोड़ा सा जिम गए और फिर वहीं के वहीं आ गए, वो नहीं। हमें अपने सोचने का तरीका, किसी से बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये पूरी अपनी जीवन शैली, खान पान, सब कुछ अगर हम योग के सांचे में डाल लें तो अल्जाइमर जैसी समस्या अव्वल तो होगी नहीं, क्योंकि योग हमें यह भी बताएगा कि हमें मौसम के अनुकूल भोजन करना चाहिए, भोजन से छिलके को यथासंभव नहीं उतारें। लेकिन आजकल इसका अपवाद भी है, आजकल छिलकों पे मोह की परत आने की बात आ रही है हाइब्रिड फलों में, तो उसकी जानकारी लेनी है हमें स्रोत से कि हम कहाँ से फल ले रहे हैं, वो प्राकृतिक अवस्था से कितना बड़ा हुआ फल है, कितने समय तक वो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। तो अगर देहाती फल लेते हो तो छिलका सहित फल लेना है, साग सब्जियां खानी है और हंसी खुशी का जीवन जीना है, योग को जीवन शैली का अंग बना लेना है। तो कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारी होगी नहीं, और अगर होगी तो धीरे धीरे उसे दूर करने के लिए जड़ी बूटियों को भी योग के साथ अगर हम चलाएंगे तो दूर किया जा सकता है। तो क्या ये जोड़ों के दर्द में या फिर हाई ब्लड प्रेशर जो होता है इसमें भी फायदेमंद है? जोड़ों के दर्द के लिए तो बिल्कुल योग ही, आजकल एलोपैथ्स भी बताने लगे हैं कि आप योग कीजिए। उसके लिए ये जो प्रज्ञा योग व्यायाम हमने कराया था, विशिष्ट प्रज्ञा योग, इसका सेट ये नियमित करें लोग जोड़ के दर्द वाले, और साथ साथ लहसुन के तेल की मालिश करें। 100 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल, उसमें 25 ग्राम के लगभग लहसुन मिला करके उसे गुलाबी होने तक पकाएं। बिल्कुल काला जला हुआ नहीं होना चाहिए, गुलाबी हो, गुलाबी से थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन काला होकर जल न जाए। तो उसे छान के ठंडा करके रख लें। उसकी रोम छिद्रों के विपरीत दिशा में, नीचे से ऊपर की ओर रोने की विपरीत दिशा में मालिश करवानी है धीरे धीरे। ये 2 काम करने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। जी प्रसून जी, अक्सर हम देखते हैं कि लोग शरीर को और मन को अलग अलग समझते हैं, लेकिन ये एक ही पहलू के 2 सिक्के की तरह होते हैं। और तो इसमें क्या मन का भी इसमें बहुत, जैसे आजकल लोग बहुत मानसिक वेदना से गुजरते हैं, मानसिक पीड़ा में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, तो क्या शरीर और मन का इतना जुड़ाव है कि अगर मन में इसका क्या असर पड़ता है योगा का, या इसके लिए कुछ एक मेडिटेशन होता है, तो मेडिटेशन करना कितना लाभदायक होता है? मन के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। योग को मन का विज्ञान भी कहा जाता